हेलो विद्यार्थी, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। हम लोग 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 6वीं के लिए आपका नई किताब 2025 और 26 के लिए इस तरीके से दिया गया है। तो हम लोग स्टूडेंट ध्यान दीजिए, पहली वाली वीडियो में अध्याय 1 को कंप्लीट कर लिए थे। ये हमारा अध्याय 2 है, सजीव जगत में विविधता। तो चलिए पहला सही विकल्प चुनकर प्रश्न संख्या 1 है। एक विद्यार्थी ने मिट्टी से एक नवोद्भिद पौधा खोद निकाला तथा परीक्षण किया कि उसके साथ पौधे का एक भाग भी बाहर निकल आया है। उस भाग से बाल जैसी संरचनाएं निकली हुई थी। तो बोला गया है यह पौधे का कौन सा भाग हो सकता है। विद्यार्थी 4 ऑप्शन दिया गया है, पुष्प, पत्ती, तना, मूल। इसका सही ऑप्शन है हमारा डी, मूल। मूल का मतलब होता है दोस्तों जड़। क्या होता है? जड़। आइए प्रश्न दूसरा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। प्रश्न संख्या 2, ये देखिए आपका पत्ता एक दिया है और यह पत्ता देखने में लग रहा है पीपल का पत्ता है। किसका? पीपल का। ठीक है, देखिए इस देखिए जाली का ये क्या है? समांतर शिरा विन्यास देखने में लग रहा है। पहले चलिए विद्यार्थी, अब कहा गया था दिए गए चित्र में पीपल के पत्ते को दर्शाया गया है। बोला कि पत्ते में शिरा विन्यास के बारे में क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया था। इसका ऑप्शन नंबर सी जो देख रहे हो ना, जालिका रूपी शिरा विन्यास, क्योंकि प्राप्त डिजाइन में जाली जो है ना, जाली जैसी शिराएं दिखाई दे रही, इसलिए यह जालिका रूपी शिरा विन्यास है। सी वाला बिल्कुल सही है और यहाँ पर चाहे तो नीचे में लिख भी सकते हो। नंबर 3 में कहा गया है कि विद्यार्थी नीचे तालिका में सूचीबद्ध विभिन्न पौधों का परीक्षण करता है। जैसा ध्यान दीजिए, पीपल, आम, नीम, केला, घास। अब बोला गया है, अब प्रश्न कहा गया है कि विद्यार्थी ने इनमें से किन पौधे में समांतर शिरा विन्यास देखा होगा। समांतर शिरा विन्यास बोला है। ऑप्शन दिया है केला तथा पीपल, आम तथा नीम, नीम तथा घास, केला तथा घास। इसका ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा डी वाला, केला और घास। ठीक है। नंबर 4 में कहा गया था विद्यार्थी, इस तरीके देखिए आपका क नंबर पौधा दिया गया है, या ख, ये ग। तो यहाँ पर जरा ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग। तो बोला कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प है? जड़ों के नाम। देखिए यहाँ पर कौन सा विकल्प है, देखिए ये ग नंबर क्या है? जड़ों का नाम है। ठीक है, चलिए पहले प्रश्न आप लोग चित्र को ध्यान से देख लीजिए। देखने के बाद अब प्रश्न को देखते हैं। अब यहाँ पे कहा गया था निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जड़ों के नाम का वर्णन करता है जिन्हें क, ख, ग के रूप में नामांकित किया गया है। कौन सा है विद्यार्थी? तो यहाँ पे विद्यार्थी आप सभी के लिए 4 ऑप्शन दिया है। ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन। तो बोला कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही है? तो मैं बता देना चाहता हूँ, ये डी नंबर जो दिया गया है ना, कि क नंबर मूसलाधार है, ख नंबर आपका पार्श्व जड़ें हैं, ग नंबर आपका रेशेदार जड़ है। यह बिल्कुल सही है, डी वाला ऑप्शन। ठीक है विद्यार्थी, नंबर 5 में कहा गया था ना हम सभी से कि ठंडे प्रदेशों में रहने वाले जीवों की सुरक्षा के लिए क्या अनुकूलता नहीं पाई जाती है। ठंडे प्रदेशों में पतली त्वचा, मोटी त्वचा, त्वचा के नीचे नीचे मोटी वसा का आवरण। यहाँ पर 3 कारण दिया गया। तो बोला कि क्या नहीं पाया जाता है। तो देखिए विद्यार्थी, इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल ए, जो कि पतली त्वचा। ए में आपको टिक लगाना है और नीचे में उत्तर भी लिखना है केवल एक। नंबर 6 में कहा गया है, नंबर 6 में कहा गया है अनुराधा अपने विद्यालय के बगीचे में देखती है कि वह देखती है विद्यार्थी कि कुछ पौधों की जो लता है ना विद्यार्थी, वो कोमल है और उन्हें चढ़ने और आगे बढ़ने के लिए सहारे की आवश्यकता है। तो बोला गया कि वह लता है। कैसा लता है विद्यार्थी? तो आपका ऑप्शन दिया गया है 4। पहला ऑप्शन है विसर्पी लता, अवरोही लता, आरोही लता और काष्ठई तना। तो इसका सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, आरोही लता। अब देखेंगे आगे कहा है चित्र में दर्शाए बीज पत्र को ध्यान पूर्वक देखकर निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा, उसमें बोला है बीज पत्र, शिरा विन्यास, जड़ के प्रकार का पता लगाइए। तो अभी विद्यार्थी सबसे पहले हम लोग चित्र को देखते हैं। बोला गया था चित्र बीज पत्र शिरा विन्यास जड़।
आप सभी लोग इस चित्र को ध्यान से देख सकते हो। इस तरीके से आपका यह डायग्राम दिया गया है। तो फिर बोला गया है हम स आपका क्वेश्चन तो मैं बता ही दिया था ना, तो आपके यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया है। एकबीजपत्री जालिका रूपी। तो देखिए, इसका सही ऑप्शन जो है ना डी वाला बिल्कुल सही है कि द्विबीजपत्री, जालिका, शिराविन्यास और मूसलाजल। डी ऑप्शन विद्यार्थी हमारा बिल्कुल सही है। ठीक है? तो इसमें आपको टिक लगा लेना है। नंबर 8 में कहा गया है, सविता की माँ ने बगीचे से सब्जियों के पौधे लगाए। सविता ने बगीचे में लगे टमाटर के पौधे से कुछ टमाटर तोड़ते समय यह ध्यान दिया कि इस पौधे का तना कोमल और हरा है। आप पता लगाइए इसे किस वर्ग में रखा जा सकता है, कौन से वर्ग में। तो विद्यार्थी यहाँ पर ध्यान दीजिए, बोला कि पौधे का जो तना कोमल और हरा है। तो ऑप्शन आपका दिया गया है शाक, झाड़ी, वृक्ष, झाड़ी एवं वृक्ष दोनों। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर शाक होना चाहिए। हाँ, बिल्कुल सही है, शाक, क्योंकि विद्यार्थी इसका तना भी कोमल भी है और हरा है, तो इसलिए यह शाक के अंदर आएगा। अब नंबर 9 में कहा है, एक विद्यार्थी द्वारा शंक्वाकार वृक्ष का चित्र बनाया गया, जिसकी पत्तियां नुकीली, शाखाएं लचीली और झुकी हुई प्रतीत होती है। यह वृक्ष किस क्षेत्र में पाया जाता है? ध्यान दीजिए विद्यार्थी, पत्तियां है आपका नुकीला। जैसे आप लोगों को बताया जाएगा कि नुकीला रहेगा, तो इसका मतलब समझिएगा कि लद्दाख के मरुस्थल क्षेत्र में ऐसा पौधा पाया जाता है जिसकी पत्तियां नुकीला, शाखाएं जो होता है वो लचीली और झुकी होती है ना, तो ये हमारा लद्दाख के मरुस्थलीय क्षेत्र, सी वाला ऑप्शन सही है। चलिए, यहाँ पर फिर कहा गया है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। कुछ यहाँ पर आप लोगों को शब्द दिया है, पवित्र, उपवन, भिन्न, इस तरीके से। प्रिय विद्यार्थी, मैं माफी चाहता हूँ कि थोड़ी-सी आवाज़ में आपको समस्या आया होगा, लेकिन अब बिल्कुल क्लियर आता होगा। तो ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। अति लघुत्तरीय प्रश्न है, जिसके अंदर प्रश्न नंबर 3 बोला गया है कि कठोरता के आधार पर पौधों को कितने भागों में बाँटा गया है? ध्यान दीजिए, कठोरता के आधार पर बोला गया है, ठीक है? और उनके 2-2 उदाहरणों के द्वारा विद्यार्थी आपको समझाना है। तो विद्यार्थी आप सभी को उत्तर लिखना है कठोरता। यहाँ पर ध्यान दीजिए, थोड़ा-सा गलती हुई है। यहाँ पर होगा कठोरता के, यहाँ पर आपको लिखना है आधार, ठीक है? कठोरता के आधार पर पौधों को 3 भागों में बाँटा गया है। मैंने यहाँ पर सुधार करके आपको बता दिया हूँ। ये भी आपको कट करके जो मैंने ऊपर में लिखा हूँ ना, इस तरीके से लिखना है कि कठोरता के आधार पर पौधों को 3 भागों में, पहला आपका शाक, दूसरा आपका शाख के अंतर्गत उदाहरण में लिखना है धनिया, पालक। उसके बाद फिर इतना तो आप लोग समझ गए। फिर लिखना है दूसरा नंबर हमारा हो जाएगा झाड़ी। इसका उदाहरण लिखना है गुलाब और मेहंदी। तीसरा वृक्ष, तो आम और नीम। इस तरीके से आपको विद्यार्थी पूरा कर लेना है, ठीक है? देखिए नंबर 4 में कहा गया है, दिए गए फलों चार्ट में क और ख के कौन-कौन से उदाहरण हो सकते हैं? यहाँ पे विद्यार्थी आपका फ्लो चार्ट दिया गया है, पौधा दिया है, क्या इसमें पत्तियाँ हैं? तो बिल्कुल है। अब यहाँ देखिए, अब पत्तियाँ जो है वो शिरा विन्यास है कि, तो नंबर क में आपको यहाँ पर भरना है विद्यार्थी समांतर। यहाँ पर हो गया आपका जालिका रूपी, एक बीजपत्री, तो यहाँ पर हमारा भराएगा द्विबीजपत्री आपको भरना है। फिर अब आगे देखते हैं, आगे इस फ्लो चार्ट को अब आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पे देखिए आपका द्विबीजपत्री यहाँ तक तो हो चुका है। अब यहाँ पे होगा रेशेदार जड़, और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे विद्यार्थी भरना है आपको मूसलाजर। उसके बाद यहाँ पे देखिए आपका उदाहरण में लिखना है घास, उदाहरण में घास हो जाएगा और यहाँ पर आपको भरना है गाजर,
ठीक है, समझ गए? तो इस तरीके से आपका ये फ्लो चार्ट भी पूरा हुआ। ठीक है विद्यार्थी? नंबर 5 में कहा गया था, दी गई तालिका में जंतुओं की गति और गति के लिए प्रयुक्त शरीर के अंग लिखिए। ध्यान दीजिए आप सभी लोग, तो हम सभी से कहा गया है यहाँ पे जंतु का नाम जैसा कि तिलचट्टा है, ठीक है? तो बोला गति का प्रकार चलना और उड़ना, यह चलता भी है और उड़ता भी है। तो गति के लिए प्रयुक्त शरीर के अंग, आइए तो विद्यार्थी यहाँ तो हमारा भरा जाएगा आपका, एक होगा पैर, पैर एक सेकंड, हाँ एक तो यहाँ पर आपको लिखना है पैर जो कि जिससे चलता है, और पंख एक लिखना है, एक पंख लिखना है, इससे वह क्या है, उड़ता है, ठीक है? तो गति के लिए 2 अंग का नाम लिख देना है। तो विद्यार्थी हम सभी ने आपको बता दिया था तिलचट्टा के बारे में। अब दूसरा नंबर आपका यहाँ पर कछुआ दिया है ना, तो देखिए यहाँ पर भरना, यह जो होता है वो रेंगना, क्या करता है, रेंगना है, और यह पैर से चलता है। गाय जो होता है वो चलना, जो कि पैर के द्वारा, और तितली जो होता है ना वो उड़ता है पंख के द्वारा, और तोता जो होता है वो उड़ना पंख के द्वारा। तोता उड़ता भी और चलता भी है, ठीक है? इसलिए पंख के द्वारा उड़ता है, पैर के द्वारा चलता है। फिर देखिए रेंगना, छिपकली जो है वो क्या है, रेंगता है, जो कि पैर के द्वारा। मेढक जो है वो उछलना या और रेंगना दोनों काम करता है टांगे से ही। मक्खी जो होता है वो चलना और उड़ना दोनों काम है वो पैर से और पंख से करता है। घोड़ा जो होता है वो चलता है टांगे से, चलना और दौड़ना टांग। और मगरमच्छ जो होता है ना वो रंगना, रेंगना यहाँ पर होना चाहिए, रेंगना लिखना है, ठीक है? जो कि पैर के द्वारा करता है। इस तरीके से आपको भर लेना है, ये वाला आपको तालिका जो दिया गया है। देखिए प्रश्न नंबर 6 में कहा है कि स्थानीय समुदाय द्वारा जीव संपदा का संरक्षण किस प्रकार किया जाता है। आपका क्वेश्चन दिया है और बोला है, और इसे क्या कहते हैं, और इसे क्या कहते हैं? तो विद्यार्थी इसका उत्तर लिखना है, स्थानीय समुदाय जीव संपदा का संरक्षण सामुदायिक संरक्षण के माध्यम से करते हैं, इसे समुदाय आधारित संरक्षण कहते हैं। क्या कहते हैं विद्यार्थी? समुदाय आधारित संरक्षण कहते हैं। समझ गए? तो चलिए आगे देखते हैं, समझ गए तो। प्रश्न नंबर 7 देखते हैं, पर्वतीय एवं मरुस्थलीय क्षेत्र के पेड़ पौधे एवं जंतुओं में विविधता देखने को मिलता है। फिर बोला है इस विविधता को क्या कहते हैं, परिभाषित कीजिए। विद्यार्थी परिभाषित भी करना है, तो आप सभी को उत्तर लिखना है, पर्वतीय और मरुस्थल क्षेत्र के पेड़ पौधे एवं जंतुओं में जो विविधता पाई जाती है उसे जैव विविधता कहते हैं। समझ गए ना विद्यार्थी, जैव विविधता क्या होता है? तो चलिए देखिए प्रश्न संख्या 8 में जैसा कि कहा गया था, एक जालिका रूपी शिरा विन्यास और एक समांतर शिरा विन्यास, एक है आपका जालिका रूपी, दूसरा है समांतर। बोला कि दर्शाते हुए एक एक पत्ते का चित्र बनाइए। अगर चित्र नहीं बना पाते तो आप चिपका भी सकते हो, ठीक है? किसका किसका? जालिका रूपी। तो जालिका रूपी विद्यार्थी आपका पीपल का पत्ता सबसे अच्छा रहेगा। किसका? पीपल का, जालिका रूपी में। और समांतर में आपका जो मकई होता है ना, मकई का पौधा जिसे हम लोग मकई या फिर मक्का एक ही बात है। तो मैं चित्र आपको दिखा देता हूँ। ये जो चित्र देख रहे हो ना वो ए नंबर में बनाना है, जो कि यह जालिका रूपी शिरा विन्यास है। कैसा है? जालिका रूपी वाला, ठीक है विद्यार्थी? तो ए नंबर में आपको इस तरीके से चित्र बनाना है, काफी इजी है विद्यार्थी। आपको क्या करना है, एक इस तरीके से रेखा खींचना है और इस तरीके से आपको क्या करना है, शिरा दे देना है। इसे जो हम लोग कहते हैं ना शिरा कहते हैं, ठीक है? और इसमें भी चाहे तो इस तरीके से रेखा खींच दीजिएगा। मेरे मुझसे थोड़ा गोल नहीं बना, आपको गोल बना लेना है, ठीक है? तो आप लोग बनाने का बहुत प्रयास करिएगा। या ए नंबर। अब दूसरा देखिए, आपको बी नंबर में जो आपको लिखना है ना वो मकई का पौधा इस तरीके से देख सकते हो, और इसको क्या करना है, इस तरीके से बना सकते हो, इसका पत्ती का चित्र, ठीक है? समझ गए? तो आगे बढ़ते हैं अब। आइए तो अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, प्रश्न 9 में कहा है, बत्तख के पंजों में कौन सी विशेष संरचना पाई जाती है और वह किस कार्य में सहायक है?
आप सभी लोग इस प्रश्न को ध्यान से पढ़िए कि बत्तख की जो पंजा जो होता है ना, देखिएगा फैला हुआ होता है। तो लिखना है बत्तख के पैरों में जालीदार संरचना पाई जाती है, जिससे क्या होता है विद्यार्थी कि वह पानी में आसानी से चल सकती है, पानी में आसानी से। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे प्रश्न संख्या 10 है कि दिनेश अपने मित्र यानी सुरेश से तर्क करता है कि विद्यार्थी तर्क करता है कि गर्म मरुस्थल में रहने वाला ऊंट बिना जल पिए कई दिनों तक जीवित रह सकता है, क्यों? तो सुरेश द्वारा उसके स्पष्टीकरण के लिए कौन कौन से उत्तर दिए गए, कौन कौन से उत्तर? तो आप सभी को इसका उत्तर लिखना है कि गर्म मरुस्थल में रहने वाले ऊंट के कुंवर जो होता है ना, कुंवर में बसा जमा होती है, जिसे ऊंट पानी और ऊर्जा में बदलकर भोजन के रूप में उपयोग करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, नीलगिरी के बुरांश और सिक्किम के बुरांश के पौधे वातावरण में जीवित रहने के लिए किस प्रकार अनुकूलित है, समझाइए। आप सभी का उत्तर रहा, ये देखिए कि नीलगिरी के बुरांश शंकु आकार के होते हैं, जो बर्फबारी और बोला कि तेज हवाओं में जीवित रहते हैं, और सिक्किम के बुरांश में मोटी छाल होती है, जो ठंडी जलवायु में जीवित रहते हैं। कैसी जलवायु में विद्यार्थी? तो ठंडी जलवायु में। ठीक है, नंबर 12 में कहा गया है, चित्र में दी गई पत्तियों में दिख रही बारीक रेखा, यहाँ देखिए कुछ रेखा आपको दिखाई दे रहा होगा, क्या सभी पत्तियों में एक समान रेखाएं दिखती है? जिसे हम देखिए पीपल की पत्ती है, तो पीपल की पत्ती में जालिका रूपी पाया जाता है, और केले की पत्ती में विद्यार्थी समांतर रेखा, समांतर रूपी शिरा विन्यास होता है। ठीक है, तो अब नीचे में इसका उत्तर लिखना है, पीपल की पत्ती में जालीदार शिरा विन्यास वही क्या है कि केला का जो पत्ती है ना विद्यार्थी, इसमें समांतर शिरा विन्यास पाया जाता है, और लीली की जो पत्ती है इसमें हमारा समांतर शिरा विन्यास पाया जाता है। समझ गए ना? नंबर 13 में कहा है, रानी अपनी मित्र मोहिनी के साथ खेत गई, वहां उसने खुरपी की सहायता से पौधे की जड़ को नुकसान पहुंचाए बिना एक चने का पौधा और एक गेहूं का पौधा निकाला, और बोला कि दोनों प्रकार के पौधों का अवलोकन किया। आपके अनुसार उन्हें अवलोकन में जड़ें एवं पत्तियों का शिरा विन्यास किस प्रकार का दिखाई दिया होगा? तो विद्यार्थी आपको नोट करना है कि चने के पौधे में मूसलाधार और जालीदार शिरा विन्यास होगा, और गेहूं के पौधे में रेशेदार जड़ और समांतर शिरा विन्यास। विद्यार्थी हमें विन्यास सही करके लिखना है, इस तरीके से होता है रोहसी का धगनु, ठीक ही तो है, शिरा विन्यास होगा। ठीक है, बस इतना ही लिखना है। फ्री विद्यार्थी यहाँ पे ध्यान दीजिए, 14 क्वेश्चन नंबर यहाँ पे है कि कक्षा शिक्षिका द्वारा बोर्ड पर तालिका में कुछ आंकड़े दिए गए हैं, आंकड़ों के समूह का आधार पर इन पौधों के उदाहरण का पता लगाइए और तालिका पूर्ण कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर खोजिए। जैसा कि विद्यार्थी यहाँ पर देखिएगा, समूह क और ख दिया है, बीज का प्रकार दिया है, जड़ का प्रकार दिया है, तो उदाहरण में आप सभी को भरना है गाजर, दो में लिखना है गेहूं। उसके बाद फिर बोला गया था हम सभी से, गाजर गेहूं तो आपको लिख लेना है। फिर बोला गया है समूह क के पौधों में और क्या समानता है, और ख में, तो इसका उत्तर देखिए कि द्विबीजपत्री पौधे की पत्तियों में जालिका रूपी शिरा विन्यास होता है, और दूसरा नंबर में है ना कि समूह ख के पौधे में और क्या समानता है, बोला गया समानता, तो इसका उत्तर लिखना है विद्यार्थी, एक बीजपत्री पौधे की पत्तियों में समांतर शिरा विन्यास होता है। समझ गए? तो नोट कर लीजिए।
तो विद्यार्थी यहाँ पे ध्यान दीजिए, मूसलाधार और झखराझर का चित्र मैं बता देता हूँ। तो आप सभी लोगों को यहाँ पर चित्र ए में ये वाला चित्र और यहाँ पर देखिए रेशेदार का ये चित्र है, मूसलाधार का ये वाला चित्र देख सकते हैं और इसी तरीके से आपको रेखा चित्र बना लीजिएगा देख करके। ठीक है विद्यार्थी। विद्यार्थी क्वेश्चन 16 है, क्या सभी बीज एक जैसे होते हैं? क्या किसी पौधे के बीज, जड़ों के प्रकार, पत्ती के शिरा विन्यास में परस्पर संबंध होता है? उदाहरण द्वारा समझाइए। तो चलिए विद्यार्थी इसका उत्तर देखते हैं। हाँ, द्विबीजपत्री पौधों की पत्तियों में जालिका रूपी शिरा विन्यास और मूसला मूसला जड़ होती है, जबकि एक बीजपत्री पौधे में यहाँ पे आपको में करना है, ठीक है, में समांतर शिरा विन्यास और रेशेदार जड़ होता है। समझ गए ना विद्यार्थी? इस तरीके से आपको उत्तर लिख लेना है। उसके बाद यहाँ पे है प्रश्न 17, शिक्षक ने स्कूल के कार्यक्रम के दौरान एक छात्र को सेम एवं दूसरे छात्र को तरबूज बनाया। अब सेम यानी बल्लर तरबूज से पूछता है कि तुम विसर्पी लता समूह में क्यों रखा गया? विसर्पी का मतलब होता है उसको कि जो दूसरे के सहारे ऊपर चढ़ता है, ठीक है, और मुझे आरोही लता समूह में क्यों रखा गया है? तो विद्यार्थी इसका उत्तर देखिए इस तरीके से लिखिएगा कि तरबूज के तने सीधे खड़े नहीं हो पाते, जमीन पर फैले रहते हैं, इसलिए उसे विसर्पी लता कहते हैं। और जो पौधे किसी सहारे की मदद से ऊपर चढ़ते हैं उन्हें आरोही लता कहते हैं। जो किसी के सहारे क्या ऊपर चढ़ते हैं उसे आरोही कहते हैं, और जो जमीन पर फैलते हैं उसे विसर्पी लता कहते हैं। यहाँ तक तो समझ चुके हैं आप सभी लोग। नंबर 18 में जैसा कि कहा गया था कि राजस्थान का रहने वाला मानस अपने माँ पिताजी के साथ लद्दाख घूमने गया। उसने वहां दो कुबर वाला ऊंट देखा। उसने अपने पिताजी से पूछा कि अपने यहाँ की ऊंट में तो एक ही कुबर होती है, लेकिन लद्दाख के ऊंट में दो कुबर क्यों पाई जाती है? विद्यार्थी मानस जो है ना अपने पिताजी से यह प्रश्न पूछता है। तो विद्यार्थी मैं आप मुझे भाई के नाते समझते हुए मैं बता रहा हूं आपको उत्तर कि लद्दाख के ऊंट में दो कुबर बसा जमा करने के लिए होते हैं, जो उन्हें उन्हें रेगिस्तान की कठोर परिस्थिति में जीवित रहने में मदद करते हैं। ठीक है, चलिए अब देखने वाले हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न संख्या 19। मटर और गेहूं के बीज को 2-3 दिन के लिए पानी में भिगोइए। फिर बोला है कि बीजों का आवरण हटाकर बीजों की संरचना को देखें। विद्यार्थी समझने का प्रयास करिए। तो आपसे कहा गया है कि मटर और गेहूं का क्या करना है, बीज जो कि 3 दिन तक उसे पानी में भिगो देना है, और जब 3 दिन वो भींग जाएगा ना तो उसका ऊपर वाला जो आवरण यानी कि जो छिलका होता है उसे क्या हटा करके हटाना है। फिर बोला है कि अब मटर और गेहूं के बीजों की संरचना का अवलोकन करें, क्या वे समान है अथवा भिन्न? विस्तार पूर्वक समझाना है। तो चलिए विद्यार्थी यहाँ पर नोट करिए कि मटर के बीज अपने आवरण के अंदर दो भागों में विभक्त होते हैं। जिन पौधों के बीज में दो बीज पत्र होते हैं उन्हें हम लोग कहते हैं विद्यार्थी द्विबीजपत्री कहते हैं। मक्का के बीज में एक पतला बीज पत्र, यहाँ देखिए च के जगह जो आपको लिखना है, ठीक है, कि बीज पत्र होता है जिसे एक बीज पत्री कहते हैं। समझ गए विद्यार्थी? और आप सब लोग अगर चित्र बनाना चाहते हैं तो ये देख करके बनाइएगा। ये जो चित्र है आपकी बुक में भी ये चित्र दिया गया है, ठीक है। इस तरीके से देखिए और आप लोगों को बनाने का प्रयास करना है। ये आपका मक्का का बीज का चित्र है और ये आपका चना का दिया गया है, ठीक है विद्यार्थी। नंबर 20 में कहा गया था एक क्षेत्र की जैव विविधता अन्य क्षेत्रों की जैव विविधता से अलग क्यों होती है?
क्यों होती है? मरुस्थलीय एवं पर्वतीय क्षेत्र में पाए जाने वाले पादपों यानी कि पौधों को आधार बनाकर समझाइए। तो विद्यार्थी आप सभी को इसका उत्तर लिखना है कि प्रत्येक क्षेत्र की अपनी विशिष्ट भौगोलिक जलवायु और पर्यावरणीय स्थिति होती है, जो पौधों और जानवरों के विकास को प्रभावित करते हैं। मरुस्थल और पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाने वाली पौधों की प्रजातियां इन विशिष्ट परिस्थितियों के अनुकूल होती है, जिससे उनकी जैव विविधता अन्य क्षेत्रों से भिन्न होती है। ठीक है विद्यार्थी, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 21 में कहा गया है, गर्म मरुस्थल में रहने वाला ऊंट और ठंडे मरुस्थल में रहने वाला ऊंट की जैव विविधता भिन्न परिस्थितियों के कारण एक दूसरे से बहुत अलग होती है। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? यहाँ पे इसका उत्तर लिखना है विद्यार्थी। जो अभी आपको क्वेश्चन नंबर 21 जो दिया था ना, इसका उत्तर ये रहा लिखना है कि गर्म रेगिस्तान में ऊंट के लंबे पैर और चौड़े खुर होते हैं, जो उन्हें गर्म रेत में चलने में मदद करते हैं, जबकि ठंडे रेगिस्तान में ऊंट के पैर छोटे होते हैं, जो उन्हें पहाड़ी क्षेत्रों में चलने में मदद करते हैं। इस तरीके से प्रश्न संख्या 21 का उत्तर पूरा होगा। ठीक है विद्यार्थी, अब यहाँ पर है प्रश्न संख्या 22 में कि निम्नलिखित स्थानीय पौधों का अवलोकन नीचे लिखे निर्देशों के आधार पर कीजिए। आप सभी लोग यहाँ ध्यान दीजिएगा। कुछ पौधों जैसा कि दिया है नीम, तुलसी, आम, बबूल, आंवला, केला, गुड़हल। अब इसमें कहा गया है, सबसे पहले आपको बताना है बीज की प्रकृति कैसा है, जड़ तंत्र कैसा है, तने की प्रकृति बताना है, सीधा विन्यास बताना है, अन्य विशेष लक्षण आपको बताना है। बीच में जो आपको इस तरीके से मैंने एक रेखा दे दिया हूं, और इसी तरीके से आप लोग अपने अपने भर लेना है अपने बुक में। ठीक है विद्यार्थी, यहाँ पर जो आपको नीचे में लिखा है ना, वो आपको लिख लेना है जालिका। बहुत ही अच्छी तरीके से आप सभी को ये वाला बना लेना है। ठीक है, तो अब आगे का क्वेश्चन देखते हैं। प्रिय स्टूडेंट, प्रश्न क्रमांक 23 में कहा गया है, यहाँ पे देखिए आप सभी लोग, ये ख नंबर दिया है। जैसा कि बोला गया है, मैदानों में पाई जाने वाले बकरी देखिए इस तरीके से होता है, और पर्वतीय बकरी इस तरीके से है। तो अब हमारा प्रश्न कहा गया है, प्रश्न में कि दिए गए चित्र को ध्यान से देखते हुए इनकी समानताएं, विद्यार्थी समानताएं एवं असमानताएं बताइए, और इनमें पाए जाने वाले अंतरों का कारण स्पष्ट कीजिए। अंतर बताना है। ठीक है, देखिए विद्यार्थी, इस तरीके से दिया गया था, आपका तालिका बना हुआ है। तो सबसे पहले समानताएं लिखिए। दोनों में समानता क्या है? देखिए दोनों क्या है ना विद्यार्थी, शाकाहारी जीव है। उसके बाद फिर दोनों में क्या है कि वो वीरे परिवार स्तनधारी है दोनों। फिर देखिए दोनों में खुर पाया जाता है। अब देखने वाले हैं असमानता है, दोनों के बीच में आकार असमानता है। आवास एक रहता है पर्वतीय क्षेत्र में, तो दूसरा रहता है मैदानी क्षेत्र में। और सामाजिक व्यवहार दोनों का अलग है। फिर उपयोग भी दोनों का अलग होता है। ठीक है, आगे देखेंगे तो यहाँ पर दूध लिखना है, यह समानता की तरफ है। ठीक है, दोनों में मांस, फाइबर यानी ऊन, बाल, प्रजनन, इस तरफ आपका भर लेना है बाल। फिर जलवायु लिखना है, जलवायु के बाद क्षेत्र हो जाएगा, क्षेत्र के बाद वजन। इस तरीके से समानता और असमानता लिख लेना है। ठीक है स्टूडेंट, विद्यार्थी अब देखेंगे प्रोजेक्ट कार्य। प्रोजेक्ट कार्य एक में है, एक में कहा, जैसा कि कहा गया था कि पहले प्रश्न को समझिएगा कि भारत की जैव विविधता के संरक्षण की दिशा में काम करने वाले भारतीय वैज्ञानिकों वन जीव विज्ञानी की सूची तैयार कीजिए, और उनके द्वारा किए गए कार्य का संक्षिप्त उल्लेख करना है। जैसा कि यहाँ पर बोला गया है, हम सभी से वैज्ञानिक का नाम यहाँ पर लिखना है, और अगर आप लोग चाहें तो यहाँ पे चित्र भी बना सकते हो, और यहाँ पर योगदान का संक्षिप्त उल्लेख। तो विद्यार्थी आप सभी को नोट करना है, पहला नंबर सालिम अली। सालिम अली जो थे ना विद्यार्थी, वो पशु प्रेमी थे। इन्होंने पक्षियों की विविधता का अवलोकन किया। उन्हें भारत का
पुरुष यानी वर्ल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। उन्हें 1976 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। ठीक है, अब अगला देखते हैं। नंबर 2 में आप सभी को लिखना है जानकी जानकी अम्माल। इनके बारे में लिखना है कि यह एक भारतीय वनस्पति शास्त्री थे। वनस्पति का मतलब होता है पेड़ पौधों से संबंधित। ठीक है, इन्होंने साइलेंट बेली बचाओ आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नंबर 3 में लिखना है अजीत कुमार। ये जो थे एक प्रसिद्ध जीव विज्ञानी है। उन्होंने भारतीय वन्य जीव संस्थान और सालिम अली पक्षी पक्षी विज्ञान केंद्र में काम किया है। ठीक है विद्यार्थी, इस तरीके से कंप्लीट कर लेना है। और नंबर 4 आप लोग ध्यान दीजिए, तो डॉक्टर वी बालकृष्ण, तो इनके बारे में होगा कि इन्होंने दक्षिणी पश्चिमी घाट के जंगली खाद रतालू की आनुवांशिक विविधता पर काम किया। इस तरीके से विद्यार्थी हमारा यह जो चैप्टर नंबर 2 है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हुआ। आप सबका तहे दिल से धन्यवाद।